अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो है प्रोनाउन। और प्रोनाउन के बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन्स ऐसी होती हैं जिनको स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अपने लिए बर्डन समझ लेते हैं और उन कंफ्यूजन और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते, उन एरर्स को सॉल्व नहीं कर पाते। तो आज हम इसी टॉपिक को लेके चलेंगे, प्रोनाउन को। ये प्रोनाउन जो है आपके एफएससी के एग्जाम से लेकर सीएसएस के एग्जाम तक जितने भी नेशनल लेवल पर या फिर जितने भी प्रोविंशियल लेवल पर, डिविजनल लेवल पर एग्जाम होते हैं, वो फिर चाहे आपका सेट हो, वो चाहे आपका खास तौर पर एमजी कैट हो, वो चाहे आपका लैट हो, वो आपका चाहे एएफएनएस हो यानी कि नर्सिंग की जो जॉब्स आती हैं आर्मी के अंदर, उनके हवाले से हो, जितनी भी तरह के एमसीक्यूज आते हैं इंग्लिश को लेकर, तो उसमें खास जो स्पेस दी जाती है वो प्रोनाउन को दी जाती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। इसलिए इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो हम इसी प्रोनाउन को बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, यानी कि इसकी डेफिनेशन से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे, यानी कि इसकी जो एरर्स होते हैं उनको डिटेक्ट करेंगे और डिटेक्ट करने के बाद उनको कैसे करेक्ट किया जाता है वो हम सीखेंगे। तो बगैर किसी देर के हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। प्रोनाउन, इसकी डेफिनेशन से हम लोग शुरू करें तो हमें पता है कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि क्या करता है, रिप्लेसिस अ नाउन। क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। क्यों रिप्लेस करता है? टू अवॉइड इट्स रेपुटेशन, ताकि नाउन की रेपुटेशन से बचा जा सके। हम जब भी कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ लिखते हैं या एक से ज्यादा सेंटेंसेस लिखते हैं तो हम बार बार नाउन को, सेम नाउन को रिपीट नहीं कर सकते। इससे जो सेंटेंस का जो कह लें कि जो ब्यूटी होती है वो बहुत ज्यादा डिफेक्ट हो जाती है। तो उसी चीज को सही करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। अब ये डिफरेंट किस्म की काइंड्स का होता है प्रोनाउन, और वो डिफरेंट किस्म की काइंड्स को लेकर आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एमसीक्यू टाइप के अंदर और आपके सेंटेंस करेक्शन के अंदर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी जो सबसे पहली काइंड है वो है हमारी की पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, हम जब इस पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में यह कहा जाता है कि यह रेफर करता है, किनको रेफर्स करता है जी? पर्सन्स को रेफर करता है। किसको रेफर करता है? पर्सन को रेफर करता है। अब ये पर्सन को कैसे रेफर करता है हम इस चीज को देख लेते हैं। जब हम इस पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं तो ये पर्सनल प्रोनाउन जो है तीन तरह का होता है। कितनी तरह का होता है जी? तीन तरह का होता है। सबसे पहला जो हमारा होता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। पर्सनल प्रोनाउन कितनी तरह का होता है जी? तीन तरह का होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसे, सब्जेक्टिव केस को। सब्जेक्टिव केस में क्या होता है? सब्जेक्टिव केस में यूज किए जाते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट,
और दे। ये यूज होते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर, इसलिए हम इन्हें क्या कह देते हैं, सब्जेक्टिव केस कह देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हमारा पोजेसिव केस। पोजेसिव केस की बात करें तो पोजेसिव केस हमारे पास आय का निकल कर आता है जी माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। ये किसी भी सेंटेंस में पोजेशन को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? पोजेशन को शो करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, पोजेसिव केस बोलते हैं। अब ये पोजेसिव केस दो हिस्सों में डिवाइड होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे जी। नेक्स्ट हमारा जो है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। वो क्या होता है जी? ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का होता है अस, यू का यू ही होगा, हिज का ही, शी का हर, इट का पोजेसिव केस इट ही होता है और दे का पोजेसिव केस होता है क्या? देम। ये पहली चीज है जो हमें पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पता होनी चाहिए कि सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है और पोजेसिव केस कौन सा होता है। आगे हम डिस्कस करते हैं जी हमारा कि ये कैसे पर्सन्स को रिलेट करते हैं। अब अगर बात करते हैं हम लोग इस सेट की आई, माय, मी, सॉरी हम इसके साथ इसको भी मिला लेते हैं। हम अगर बात करते हैं आई, वी, माय, आवर, मी, अस, इनकी अगर बात करते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जब बात करते हैं हम लोग इस यू की तो इस यू को हम लोग कहते हैं सेकंड पर्सन। क्या कहते हैं जी? सेकंड पर्सन कहते हैं। और इनके अलावा ये सारे के सारे जो सेट बच जाते हैं हम इन्हें कहते हैं थर्ड पर्सन। क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। ठीक है जी। पहला हमारे पास क्या है? फर्स्ट पर्सन है, आई, वी, ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन। यू जो होता है वो सेकंड पर्सन, ही, शी, इट और दे ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? थर्ड पर्सन। तो गोया हम कह सकते हैं कि पर्सन हमारे पास तीन तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हम जब इस फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये जो फर्स्ट पर्सन होता है ये किसी भी सेंटेंस में स्पीकर का काम करता है। किसका काम करता है जी? स्पीकर का काम करता है। हम जब बात करते हैं इस सेकंड पर्सन की तो ये सेकंड पर्सन जो होता है ये किसी भी सेंटेंस में काम करता है किस चीज का? लिसनर का। ठीक है, मैं अगर अकेला बोल रहा हूं तो मैं अपने लिए आई यूज करूंगा। ठीक है, यू जो मेरे सामने बैठा होगा या खड़ा होगा जिससे मैं बात कर रहा हूं तो वो क्या हो जाता है? लिसनर हो जाता है। अब स्पीकर सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, बिल्कुल वैसे भी लिसनर सिंगुलर भी हो सकता है और लिसनर प्लूरल भी हो सकता है।
ठीक है जी। अब अगर बात करते हैं हम लोग इन थर्ड पर्सन की, तो ये थर्ड पर्सन जो होते हैं कभी भी डिस्कशन के अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए हम इन्हें बोल देते हैं नॉन एक्टिव। नॉन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स क्या कह देते हैं जी? नॉन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स कह देते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि पर्सनल प्रोनाउन तीन तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, सेकंड में कौन कौन से आते हैं और थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं। अब इसी पोजेसिव केस को मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा। जब हम इस पोजेसिव केस की बात करते हैं, जब हम इस पोजेसिव केस की बात करते हैं, तो ये पोजेसिव केस हमारे पास दो तरह का होता है। कितनी तरह का होता है जी? दो तरह का होता है। ठीक है जी, कितनी तरह का होगा? दो तरह का हमारे पास क्या होगा? पोजेसिव केस होगा। एक हमारे पास होता है जिसे हम बोलते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। एक होता है क्या? पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, बल्कि मैं इसको अरेज कर देता हूं, इसी के आगे मैं लिख देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। एक हमारे पास होगा पोजेसिव एडजेक्टिव और एक होगा हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन। एक होगा पोजेसिव एडजेक्टिव और एक क्या होगा? पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। हम इन्हें क्या कहते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्यों इन्हें पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं? इसलिए इनको पोजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है क्योंकि इनके बाद हमें हर हाल में क्या चाहिए? नाउन चाहिए। हमें हर हाल में जरूरत पड़ेगी किसकी? नाउन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम क्या बोलते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव। और नाउन से पहले यूज होने वाला हर वर्ड जो होता है बेसिकली हम उसे एडजेक्टिव ही कंसीडर करते हैं। हम जब बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन की, तो पोजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं जी जैसे माइन, आवर्स, yours, his, hers, its और theirs। हम इन्हें क्या बोलते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। हम इन्हें पोजेसिव प्रोनाउन क्यों बोलते हैं? हम इसलिए बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन क्योंकि इनके बाद हमें नाउन की जरूरत नहीं पड़ती। हम इसके बाद नाउन यूज नहीं कर सकते। हम इसके बाद नाउन यूज नहीं कर सकते। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फर्ज करें मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिखी, दिस इज माय बुक। दिस इज माय बुक।
अब इस सेंटेंस में अगर देखें तो ये बुक हमारे पास यूज हो रहा है एज ए नाउन, और इस नाउन से पहले ये जो माई यूज हो रहा है हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव। क्या कहेंगे? पोजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख लूं, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। तो अब इसमें देखें तो हमारे पास यहां पर आगे नाउन यूज नहीं हो रहा, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? पोजेसिव प्रोनाउन कह देंगे। क्या कहेंगे? पोजेसिव प्रोनाउन कह देंगे। ये पहला दायरा था पोजेसिव प्रोनाउन का, और पर्सनल प्रोनाउन को एज ए होल हमने डिस्कस किया। आगे अगर हम लेके चले तो इसी पर्सनल प्रोनाउन का सीक्वेंस होता है, हमसे क्या कहते हैं कि सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, हम इसे डिस्कस करते हैं। सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन यह होता है कि कभी कभार किसी सेंटेंस के अंदर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों यूज हो जाते हैं, तो हमने देखना होता है कि हमने कौन सा पर्सन पहले रखना है और कौन सा पर्सन दरमियान में और कौन सा पर्सन लास्ट पर रखना है। जैसे फर्ज करें मैं यहां पर सेंटेंस लिखता हूं, यू आई एंड he is very innocent। ये हमने एक सेंटेंस लिखा। दूसरा सेंटेंस हम लिख लेते हैं, he, you and I am creating disturbance। He, you and I am creating disturbance। अब ये मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, इन दोनों सेंटेंसेस में मैंने पर्सनल प्रोनाउन का सीक्वेंस चेंज करके लिखा है। तो हमने देखना है कि क्या ये सीक्वेंस सही है या गलत है। तो इस सीक्वेंस को अगर समझना हो तो हमें यह कहा जाता है कि इस सीक्वेंस को समझने के लिए हमें डिस्कस करना पड़ता है सोशल बिहेवियर को। किसको डिस्कस करना पड़ता है? सोशल बिहेवियर को। मतलब क्या है कि किसी भी चीज को लेकर हमारा ये जो सोशल बिहेवियर होता है ये दो तरह का हो सकता है। कितनी तरह का होता है जी? दो तरह का होता है। या तो सोशल बिहेवियर हमारा किसी भी चीज को लेकर गुड होता है, या फिर क्या होता है? बैड होता है। हम इसी गुड को कह देते हैं हमारा सोशल बिहेवियर नॉर्मल होता है। क्या होता है जी? नॉर्मल होता है। और ये क्या होता है? अनयूजुअल होता है। ठीक है। अब अगर तो हमारा सोशल बिहेवियर गुड एक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो याद रखिएगा, जब हमारा सोशल बिहेवियर गुड एक्ट को रिप्रेजेंट करेगा तो हम पहले लिखेंगे सेकंड पर्सन, फिर लिखेंगे थर्ड पर्सन और फिर लिखेंगे फर्स्ट पर्सन। 2 3 1, पहले सेकंड, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट। लेकिन अगर हमारा सोशल बिहेवियर बैड एक्ट को रिप्रेजेंट करता है तो हम पहले लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर
थर्ड पर्सन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब अगर पहले सेंटेंस को देखें तो पहले सेंटेंस में हमारा सोशल बिहेवियर अच्छा है या बुरा है? यू, आई एंड ही इज वेरी इनोसेंट। अब इनोसेंट होना गुड एक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो गुड एक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पहले नंबर पर किसे रखेंगे? इस सेकंड पर्सन को रखेंगे। दूसरे नंबर पर रखेंगे किसको? थर्ड पर्सन को रखेंगे। और तीसरे नंबर पर रखेंगे किसको जी? फर्स्ट पर्सन को रखेंगे। किसको रखेंगे जी? फर्स्ट पर्सन को। तो सेंटेंस की करेक्शन क्या हो जाएगी? यू, ही एंड आई। अब चूंकि एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं तो डेफिनेटली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएंगे? प्लूरल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? यू, ही एंड आई आर वेरी इनोसेंट। ये गुड एक्ट हुआ। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही, यू एंड आई एम क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। अब डिस्टर्बेंस क्रिएट करना गुड एक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि किसको रिप्रेजेंट करता है? बैड एक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो बैड एक्ट के लिए हम पहले डिस्कस करेंगे किसे? फर्स्ट पर्सन को। किसको करेंगे जी? फर्स्ट पर्सन को। तो हम आई पहले लिख लेंगे, यू बाद में लिखेंगे और ही क्या लिखेंगे? एंड पे लिखेंगे। तो सेंटेंस की करेक्शन क्या हो जाएगी? आई, यू एंड ही। और चूंकि यहां भी एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं तो एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स जब यूज होते हैं तो फिर हम लोग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो फिर यहां पे भी क्या यूज हो जाएगा? आर यूज हो जाएगा। क्या यूज हो जाएगा? आर यूज हो जाएगा। तो सेंटेंस की करेक्शन होगी, आई, यू एंड ही आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। ये पर्सनल प्रोनाउन का एक कंप्लीट दायरा था कि अगर पर्सनल प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो वो इतनी ही होती है और इसी के लिहाज से आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है कि हम लोग किसी भी सेंटेंस में एक छोटे छोटे रूल्स होते हैं। हम अगर किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं क्या? वर्ब। क्या यूज करते हैं जी? वर्ब। तो वर्ब से ठीक पहले हम लोग हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं और वर्ब के ठीक बाद जो होता है वो कौन सा केस यूज होता है? ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। ये छोटे छोटे रूल्स हैं, ये आपको याद रहने चाहिए। वर्ब से ठीक पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब से ठीक बाद ऑब्जेक्टिव केस। दूसरी चीज, अगर किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन यूज हो जाए, किसी भी सेंटेंस में क्या यूज हो जाए? प्रेपोजिशन यूज हो जाए तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। कौन सा केस यूज किया जाता है जी? ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। यहां एक चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं कि नॉर्मली मैंने क्या कहा है कि सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद हमेशा कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेकिन एक छोटा सा रूल ये भी याद रखिएगा कि अगर किसी भी सेंटेंस में यूज हो जाए क्या? इट। क्या यूज हो? इट। तो इट जो है बेसिकली ये एक डमी सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? डमी सब्जेक्ट होता है। जिस तरह से हम लोग मोबाइल शॉप पर जाते हैं तो वहां डिस्प्ले के अंदर उन्होंने ओरिजिनल मोबाइल नहीं लगाए होते बल्कि उनकी जो कॉपीज होती हैं वो लगाई होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं डमी। क्या बोलते हैं? डमी। और डमी का मतलब क्या होता है कि जो ओरिजिनल को रिप्लेस कर रहा होता है। ओरिजिनल को क्या करता है? रिप्लेस करता है। बिल्कुल वैसे ही ये जो इट है इसे हम डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। ये सेंटेंस के अंदर जो ओरिजिनल सब्जेक्ट होता है उसे इंट्रोड्यूस करवाता है। उसे क्या करता है? इंट्रोड्यूस करवाता है। इसलिए जब भी किसी सेंटेंस में क्या यूज हो? इट यूज हो तो इट के बाद हमेशा हम लोग यूज करेंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्या यूज करेंगे जी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और आगे हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्टिव केस। क्या यूज करेंगे? सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे जी? अगर आगे सेंटेंस कंटिन्यू रहता है तो आगे हमेशा कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा। ये मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बताया था कि इट का यूजेज कैसे होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो वहां जाकर भी इसको डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ देख सकते हैं। यहां जस्ट मैं आप लोगों को एक
व्यू दे रहा हूं, आपको जस्ट एक जो है वो डेमो के तौर पर बता रहा हूं। इट के बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और आगे हमेशा सब्जेक्टिव केस है। अगर आगे भी सेंटेंस कंटिन्यू रहे तो हमेशा आगे क्या यूज होगा, कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा और इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम यूज करेंगे क्या, वर्ब। क्या यूज करेंगे, वर्ब यूज करेंगे। और वो जो वर्ब यूज होगी वो इस सेंटेंस में यूज होने वाला रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ये जो सब्जेक्टिव केस होगा इसके अकॉर्डिंग यूज होगी। किसके अकॉर्डिंग यूज होगी जी, सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग यूज होगी। जैसे फर्ज कर ले मैं यहां पे सेंटेंस एक लिख देता हूं, इट आर अस who is not poor, who is not poor। अब इस सेंटेंस में देखें तो यहां पर इट जो है वो यूज हो रहा है एज ए डमी सब्जेक्ट। तो इट के बाद हमेशा क्या यूज होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो यहां आर की बजाय क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। और आगे क्या यूज होगा, सब्जेक्टिव केस। तो यहां अस नहीं यूज करेंगे बल्कि क्या यूज करेंगे, वी यूज करेंगे। इट इज वी। और इसी वी के अकॉर्डिंग आगे हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वर्ब यूज करेंगे। क्योंकि मैंने क्या कहा, अगर आगे रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज हो तो यहां इस सेंटेंस के अंदर ये जो हु है ये यूज हो रहा है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर हमें वर्ब यूज करनी पड़ जाए देन दैट वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस। और सब्जेक्टिव केस यहां पे वी है तो वी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो सेंटेंस की करेक्शन हो जाएगी, इट इज वी हु आर नॉट पुअर। इट इज वी जो हु आर नॉट पुअर। ठीक है जी। तो ये था हमारा पर्सनल प्रोनाउन को लेकर एक डिटेल्ड लेक्चर जो था। इसके बाद हम डिफरेंट किस्म की जो प्रोनाउन की काइंड्स होंगी उनको एक एक करके सीखेंगे, डिटेल के साथ सीखेंगे, ताकि आपको कभी भी प्रोनाउन की प्रॉब्लम ना हो। वो फिर चाहे आपका एफएससी लेवल का एग्जाम हो, वो फिर चाहे आपका सीएसएस या फिर एमजीकैट लेवल का एग्जाम हो। आई एम श्योर कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा पर्सनल प्रोनाउन को लेकर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रोनाउन को मजीद डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।